इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे वाइसरॉय की कहानी में गोता लगाएंगे जिसे आम तौर पर एक नाकाम और बेरहम शासक माना जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा शख्स जिसकी नीतियों ने भारत को अकाल, गरीबी और दमन की आग में झोंक दिया था। हाँ, और विडंबना देखिए, उसी की गलतियों ने अनजाने में ही सही भारत की आजादी की लड़ाई की चिंगारी को हवा दे दी। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड लिटन की, जो 1876 से 1880 तक भारत के वाइसरॉय रहे। और दिलचस्प बात यह है कि लिटन कोई मंझे हुए प्रशासक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक कवि थे, ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखते थे, एक उपन्यासकार और डिप्लोमेट थे। उन्हें भारत का कोई अनुभव नहीं था। अच्छा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली ने उन्हें एक खास मिशन पर भेजा था, रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना। मतलब भारत के लोग या उनकी भलाई, वो सब उनकी प्राथमिकता में नहीं थे। दूर दूर तक नहीं थी। तो आज हमारे स्रोतों के आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कवि जब शासक बना तो उसकी कलम से नीतियां नहीं बल्कि फरमान निकले। हाँ, और ऐसे फरमान जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की जमीन तैयार कर दी। चलिए इस मामले को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? उनकी आर्थिक नीतियों से? हाँ बिल्कुल, और ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर से। मैनचेस्टर से? कैसे? वहाँ की कपड़ा मिलें भारत में, खासकर बॉम्बे में खुल रही नई सूती मिलों से घबराई हुई थी। अच्छा, मतलब उन्हें कंपटीशन का डर था। उन्हें डर था कि भारत का सस्ता कपड़ा उनके मुनाफे को खा जाएगा, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि भारत के बाजार के साथ कुछ किया जाए ताकि उन्हें फायदा हो। बिल्कुल। लेकिन लिटन की अपनी एक पूरी काउंसिल थी, भारत में बैठे अंग्रेज अफसर थे, क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? और जबरदस्त विरोध किया। काउंसिल के एक सदस्य ने कहा कि ये भारत के लिए गलत है, यहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, ऊपर से अकाल पड़ रहा है। फिर भी लिटन ने नहीं सुनी। किसी की नहीं सुनी। 1879 में उन्होंने अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके अकेले ही ये फैसला लागू कर दिया। और वो फैसला क्या था? बाहर से आने वाले सूती कपड़े पर लगने वाला आयात शुल्क हटा दिया। कमाल है। मतलब अपनी ही टीम के खिलाफ जाकर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका सीधा नुकसान भारत को और सीधा फायदा मैनचेस्टर को होना था। हाँ, इससे तो साफ हो गया कि वाइसरॉय की नजर में भारत के हितों से ज्यादा जरूरी ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित थे। ये तो एक तरह से भारत के नए नए उद्योगों को, बिल्कुल, उन्हें मैनचेस्टर की मिलों से मुकाबला करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब देश का एक बड़ा हिस्सा भयानक अकाल की चपेट में था। हाँ, 1876 से 78 का वो दौर। मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, लाखों वर्ग मील का इलाका सूखे की चपेट में था। आंकड़े तो दिल दहला देने वाले हैं। कहते हैं कि एक साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया। 50 लाख? और सरकारी रवैया इतना ठंडा और असंवेदनशील था कि यकीन करना मुश्किल है। उनके राहत कार्य बिल्कुल नाकाफी थे। जब तबाही का पैमाना बहुत बढ़ गया, तब जाकर 1878 में एक अकाल आयोग बनाया गया। उसने कुछ किया? उस आयोग ने पहली बार कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए, जैसे कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को काम दे और बदले में मजदूरी, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस भयानक तबाही के बीच 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन दिल्ली में एक शानदार भव्य दरबार का आयोजन कर रहे थे। हाँ, हजारों मेहमान, राजा महाराजा, सोने चांदी की सजावट। और ये सब क्यों? सिर्फ महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद यानी भारत की साम्राज्ञी की उपाधि देने के लिए। मतलब एक तरफ लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ ये जश्न मनाया जा रहा था। सोचिए, एक तरफ लाखों लोग दाने दाने को मोहताज थे और दूसरी तरफ सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही थी। ओह। उस वक्त कलकत्ता के एक जर्नल ने लिखा था, जो आज तक याद किया जाता है, नीरो बंसी बजा रहा था जबकि रोम जल रहा था। ये उस दौर की क्रूरता और संवेदनहीनता को एक लाइन में बयां कर देता है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस दिखावे का भी कोई उल्टा असर हुआ? मेरा मतलब है, क्या इससे कोई अनप्रिडिक्टेड परिणाम निकला? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। लाला लाजपत राय ने बाद में लिखा कि इस दरबार ने अनजाने में 2 काम किए। अच्छा, क्या? पहला, इसने भारतीय राजा महाराजाओं का रुतबा घटाकर उन्हें ब्रिटिश ताज का गुलाम बना दिया। लेकिन दूसरा, इसने आम भारतीय प्रजा को सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकों के बराबर खड़ा कर दिया। ये कैसे?
एसएन बैनर्जी जैसे नेताओं ने जब पूरे भारत के शासकों को एक साथ वाइसरॉय के सामने सिर झुकाते देखा तो उन्हें पहली बार एक संगठित अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, तो अपमान के उसी पल में एकता का बीज बोया गया। बिल्कुल। तो लोग भूखे थे, नाराज थे, उन्हें लग रहा था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। जाहिर है ये गुस्सा कहीं तो और निकलेगा। उस जमाने में ये गुस्सा अखबारों में निकलता था, खासकर देसी भाषाओं के अखबारों में। हाँ, और लिटिन को आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, जैसा लगता है। बिल्कुल नहीं। जब स्थानीय प्रेस ने उनकी अकाल नीतियों और दरबार की फिजूल खर्ची पर सवाल उठाने शुरू किए तो उन्होंने उस आवाज को ही कुचलने का फैसला कर लिया। और इसके लिए वो कानून लेकर आए। हाँ, मार्च 1878 में वो एक कुख्यात कानून लेकर आए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसे गैगिंग एक्ट यानी मुंहबंद करने वाला कानून भी कहा जाता था। ये क्या था? ये एक बहुत ही खतरनाक कानून था। इसके तहत किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय भाषा के अखबार के मालिक से एक बॉन्ड भरवा सकता था। बॉन्ड किस बात का? उस बॉन्ड में लिखा होता था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेगा। अगर उसने ऐसा किया तो मजिस्ट्रेट उसकी जमानत की रकम और यहाँ तक कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी जब्त कर सकता था। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मजिस्ट्रेट के इस फैसले के खिलाफ आप किसी अदालत में अपील भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, जो मजिस्ट्रेट ने कह दिया वही पत्थर की लकीर। पर इस कानून की सबसे घटिया बात तो कुछ और थी। हाँ, उसका भेदभाव। ये कानून सिर्फ देसी यानी भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लागू होता था, अंग्रेजी में छपने वाले अखबारों पर नहीं। मतलब वो सरकार की कितनी भी आलोचना करें, उन्हें पूरी आजादी थी। ये साफ साफ संदेश था कि राज में दो कानून हैं, एक अंग्रेजों के लिए, दूसरा भारतीयों के लिए। तो ये सीधे सीधे आवाज दबाने की कोशिश थी। लेकिन अक्सर होता यह है कि जब आप किसी की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और जोर से बोलने का तरीका ढूंढ ही लेती है। हाँ, बिल्कुल। इस कानून ने पढ़े लिखे भारतीयों को और ज्यादा एकजुट कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ प्रेस की आजादी पर नहीं बल्कि उनकी अपनी आवाज पर हमला है। लेकिन लिटन यही नहीं रुके। नहीं, इसी साल 1878 में एक और कानून आया, इंडियन आर्म्स एक्ट। इसका मतलब था कि अब भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे। हाँ, अब बिना लाइसेंस के हथियार रखना या लेकर चलना एक जुर्म था। और मजे की बात क्या थी कि ये कानून अंग्रेजों, एंग्लो इंडियंस और कुछ सरकारी अफसरों पर लागू ही नहीं होता था। सही पकड़ा। संदेश साफ था, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। सोचिए कितना बड़ा राष्ट्रीय अपमान था। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये शासक और शासित के बीच अविश्वास की एक ऑफिशियल मोहर थी। बिल्कुल। तो एक तरफ आपकी आर्थिक आजादी छीनी जा रही थी, प्रेस की आजादी छीनी जा रही थी, हथियार रखने पर पाबंदी लग रही थी। लेकिन पढ़े लिखे भारतीयों के लिए एक और बड़ा मोर्चा था, वो सरकारी नौकरियां। हाँ, जिनका वादा तो किया गया था पर जो उन्हें कभी दी नहीं जा रही थी। ये उस दौर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। 1833 से ये वादा किया जा रहा था कि इंडियन सिविल सर्विस ICS में भारतीयों को बराबरी का मौका मिलेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि दशकों बाद भी गिने चुने भारतीय ही इस परीक्षा को पास कर पा रहे थे। क्या ये इतना मुश्किल था या इसके पीछे कोई और वजह थी? इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी और इसका सबूत खुद लॉर्ड लिटन के एक खुफिया दस्तावेज से मिलता है। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने माना था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से किए वादों को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने लिखा, हमने उन्हें धोखा देने का रास्ता चुना है और हम अपने वादों को तोड़ने के आरोप का जवाब देने में नाकाम रहे। ये तो एक वाइसराय की तरफ से चौंकाने वाला कबूलनामा था। बिल्कुल। इसी सोच के साथ उन्होंने क्या किया? पहले तो उन्होंने भारतीयों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे पूरी तरह बंद करने की कोशिश की, जो नाकाम रही। फिर वो एक नई योजना लेकर आए, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। ये क्या था? ये एक तरह का लॉलीपॉप था। हाँ। अंग्रेज कह रहे थे, ठीक है, आप मेन टीम में तो नहीं खेल सकते, लेकिन हम आपके लिए एक बी टीम बना देते हैं। मतलब पद वही नहीं, तनख्वाह वही नहीं और इज्जत भी वही नहीं। जाहिर है किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा दाव तो कुछ और था। हाँ, उनका सबसे कुटिल कदम था सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम उम्र को 21 साल से घटाकर सिर्फ 19 साल कर देना। सिर्फ 19 साल? हाँ, अब सोचिए, ये परीक्षा होती थी सिर्फ लंदन में। तो किसी भारतीय नौजवान के लिए 19 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन जाकर तैयारी करना और दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास करना, ये लगभग नामुमकिन था। ये दरवाजे पर ताला लगाने जैसा था। तो इन सब का मिलाजुला असर क्या हुआ? लिटन ने भारत को किस हाल में छोड़ा? एक अंग्रेज लेखक W.S. ब्लंट ने लिखा है कि लॉर्ड लिटन के शासन के अंत तक भारत क्रांति के कगार पर खड़ा था। मतलब लोगों में गुस्सा उबल रहा था। हाँ,
लिटन के बाद जो वाइसरॉय आए, उन्हें भी लगा कि लिटन भारत को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर छोड़कर गए हैं। उन्हें एक असफल शासक माना गया। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी में एक विरोधाभास है। अगर हम ये माने कि भारत में ब्रिटिश राज का मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि उस राज की वजह से जो राजनीतिक चेतना पैदा हुई वो ज्यादा जरूरी थी, तो क्या लिटन का कोई पॉजिटिव योगदान भी माना जा सकता है? ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। लिटन सोच रहे थे कि वो इन कदमों से ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। बिल्कुल। उनकी दमनकारी नीतियों ने भारतीय समाज को, जो अब तक बटा हुआ था, झकझोर कर जगा दिया। अच्छा, हर नए कानून के साथ वो पढ़े लिखे भारतीयों के एक और गुट को अपने खिलाफ कर रहे थे और उन्हें एक साथ आने पर मजबूर कर रहे थे। मतलब लिटन अनजाने में भारत का भला कर गए। एक तरह से हाँ। वो जो करने निकले थे उसका ठीक उल्टा नतीजा निकला। बिल्कुल। उन्होंने भारतीयों को एक साझा दुश्मन दिया, लड़ने के लिए एक साझा मुद्दा दिया। राजनीतिक तरक्की के लिए कई बार बुरे शासक एक छिपे हुए वरदान की तरह होते हैं। और लिटन भी वैसे ही थे। हाँ, उनकी नीतियों ने असंतोष की उन चिंगारियों को हवा दी जो आगे चलकर राष्ट्रवाद की एक बड़ी आग में बदल गईं। तो आज हमने देखा कि कैसे लॉर्ड लिटन की नीतियां आर्थिक शोषण से लेकर प्रेस पर सेंसरशिप और नस्लीय भेदभाव तक ने पूरे भारत में जबरदस्त गुस्सा और असंतोष पैदा किया। और सबसे अहम बात यह है कि ये सारे कदम जो भारतीयों की उम्मीदों को कुचलने और ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाए गए थे। विडंबना देखिए, वही संगठित भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे बड़े कारण बन गए। बिल्कुल। हमारे स्रोत में कहा गया है कि लिटन के कार्यकाल ने राष्ट्रवाद के लिए जमीन तैयार की। तो यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या जुल्म हमेशा बगावत को जन्म देता है, या फिर भारत में राष्ट्रवाद की लहर शिक्षा और नए विचारों की वजह से इतनी मजबूत थी कि वो लिटन के बिना भी उठकर रहती? मतलब लिटन सिर्फ एक चिंगारी थे या उस तूफान का असली कारण? हाँ, ये इतिहास का एक दिलचस्प सवाल।